हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो अपना ये सेशन स्टार्ट किए हैं फॉर 6 सितंबर 2020, उसमें हमारा आज 4th सेशन है रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, पेपर 1 सेकेंड पार्ट, या कह लो पेपर 1B की आज हम लोग क्लास लेंगे। एंड अगेन क्योंकि ये थ्योरी है तो इसमें हम लोग ओवरऑल 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन भी हमने पहले भी बताया कि अगर 6 सितंबर 2020 को आपको एग्जाम जो हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है CMA फाउंडेशन का, वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड है। तो ये सारे के सारे MCQ आपके इंस्टीट्यूट ने ही प्रोवाइड किए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। तो कम से कम 2-3 बार इसके रिविजन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग, FW टेलर, एल्टन मायो और पीटर F ड्रकर। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? पीटर F ड्रकर। रीजन बीइंग हमसे क्या पूछा है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? ड्रकर ने। ठीक। नेक्स्ट, स्केलर चेन डिनोट्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अप्रेजल प्रोसेस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। अगर हम बात करें बेटा स्केलर चेन की, तो स्केलर चेन में इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम बनता है जहां बेसिकली यही चीज़ होती है कि यहाँ पे जो हेड बैठा है वो डाउनवर्ड की तरफ लोगों से कांटेक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पे आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर वो नीचे की तरफ चलते चलते हैं। क्लियर? तो स्केलर चेन मतलब अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, कि अगर हमें कह लो किसी तरीके से कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन किस वे में होना चाहिए? हाईएस्ट रैंक से शुरू होगा और वो धीरे धीरे लोएस्ट रैंक पे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following examples is not included in the intangible premises of planning? Public relations, employee morale, labor hours और competitive strength। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रोमाइसेस की बात कर रहा है, प्रोमाइसेस ऑफ प्लानिंग। होपफुली अगर तुम लोग को याद हो तो प्रोमाइसेस ऑफ प्लानिंग 2 तरह की थी। पहली थी टैंजिबल और दूसरी थी इनटैंजिबल। इनटैंजिबल के बारे में तो पूछा ही हमसे बेटा, और टैंजिबल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टैंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग एंड इनटैंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग क्या होती है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो टैंजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप क्वांटिफाई कर सको, दैट इज कैलकुलेट कर सको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, या फिर कह लो कि सिंपली आप उसको क्वांटिफाई कर सको। बट अगर हम लोग इनटैंजिबल की बात करें तो इनटैंजिबल मतलब जिसका क्वांटिफिकेशन, जिसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो हमने बोला कि टैंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग मतलब सिंपली जिसको हम फिजिकल टर्म्स में, क्वांटिटी में, मॉनेटरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनटैंजिबल पूछा है। इनटैंजिबल मतलब सिंपली क्या हो गया? जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, किसी भी वे में क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पब्लिक रिलेशन नहीं कन्वर्ट कर सकते। एम्प्लॉय मोराल, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसमें देखो लेबर आवर्स है जिसको बेसिकली हम आवर्स में या रेट में क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर आवर्स की बात करो तो वो टैंजिबल हो गया। ठीक है, और यही पूछा था कि इसमें कौन सा इनटैंजिबल में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following elements is odd with Weber's 6 major principles? सबसे पहले देखो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना तो रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वेबर्स के जो 6 मेजर प्रिंसिपल्स हैं पहले हम लोग उनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम आपको बस रिकॉल करा रहे हैं इन शॉर्ट लिख करके। सबसे पहला था मैनेजमेंट बाय रूल्स, है ना। फिर एक था फंक्शनल स्पेशलिटी, फिर इन फोकस्ड मिशन दिया हुआ है ना, तो उसके साथ साथ था अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन, ये तो 3 हो गए। नेक्स्ट एक था पर्पसली इम्पर्सनल,
एक ऑलरेडी यहाँ दिया हिरारिकल स्ट्रक्चर, एंड इसके अलावा एक और था टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि देखो यहाँ दिया भी है। तो बेसिकली टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो कवर किया है, हिरारिकल स्ट्रक्चर भी कवर किया है, एंड इन फोकस्ड मिशन, बेसिकली वो था अ फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, क्योंकि वो यूनिटी ऑफ कमांड की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल तो है, बट क्या वेबर्स 6 मेजर प्रिंसिपल में आता है? नहीं, ये फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में था, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर बात करो तो यूनिटी ऑफ कमांड किसका प्रिंसिपल है? फ्योल का है, वो भी कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ तुम लोगों का मैनेजमेंट का रिवीजन हो पाएगा कि वेबर 6 मेजर प्रिंसिपल्स बोला है, तो रिकॉल कर लो 6 के 6 नाम कि कौन कौन से नाम थे, तो ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। और वैसे भी सिंपली अपने को पता है कि यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, decisions which are repetitive and can be established well in advance to solve the day-to-day problems in an organization are known as programmed decisions, non-programmed decisions, personal decisions और heuristic techniques। क्लियर है इसका आंसर? तो प्रोग्राम डिसीजन। रीजन बिंग हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो डिसीजंस जो रिपीटेटिव हैं और इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं एडवांस में टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलर की डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बेसिकली जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जनरली रिपीट करती हैं और उनके लिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। एडवांस में आप पहले से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो पता है कि हर दिन एक ही प्रॉब्लम अकर कर रही है। तो इस तरह के डिसीजन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड डिसीजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of selecting candidates in an organization, the first step is preliminary interview, background investigation, blank application और medical examination। अच्छा, सबसे पहला स्टेप पूछा है ना बेटा कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का। किसी भी पर्सन को जब आप सेलेक्ट करते हो तो ओवरऑल है तो ये चारों के चारों प्रोसेस उसमें, बट पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है ब्लैंक एप्लीकेशन। बट इसके ओवरऑल जितने भी स्टेप्स थे ना, हम उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था ब्लैंक एप्लीकेशन फिल करना, ठीक है। दूसरा क्या था? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो एप्लीकेशन का, हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बता रहे हैं ताकि ये टॉपिक भी आप लोग का क्लियर हो जाए। पहले आप एप्लीकेशन फिल कर देते हो, ठीक है। उसके बाद जो HR मैनेजर होता है वो करता क्या है कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेता है, मतलब बेसिक इंटरव्यू कि आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपने पास्ट में कहाँ जॉब की थी, वहाँ जॉब क्यों छोड़ी, आपका क्या पहले पे स्केल था, ये सारी चीज़ें वो जो है आपसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में पूछता है, ठीक। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। फिर उसको उस जॉब को या उस वैकेंसी के लिए जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होना है वो टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। अगर आपने फाइनल इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो फिर आपके बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन होती है। देखा जाता है कि कहीं आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं दिया है और आप मतलब एक्चुअल में जो बता रहे हो वही पर्सन हो भी या नहीं। ये होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी अगर आप क्लियर कर गए तो फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। क्लियर है मेरा पॉइंट? हम बिल्कुल इन शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कितना प्रोसेस है मेरे पास? 7 स्टेप्स है। पहला, हम उनसे एप्लीकेशन फिल कराते हैं, उसके बाद हम उनका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पे उनके बारे में बेसिक हम इंफॉर्मेशन उनसे पूछते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम उनसे एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं, या फिर कह लो कि एग्जामिनेशन या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है जो कि बेसिकली रिटन होता है। अगर वो रिटन टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जाता है। फाइनल इंटरव्यू भी आप क्लियर कर जाओगे तो आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, या फिर कह लो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड एट लास्ट अगर आप ये सारे स्टेजेस क्लियर कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप पूछा था हमने, फर्स्ट स्टेप बता दिया, ब्लैंक एप्लीकेशन, दैट इज सी। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ स्टेप ऑफ, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पूछा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइजिंग।
क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग में ओवरऑल हमारे पास 6 स्टेप्स इंक्लूडेड थे। अगर आप लोग को याद हो तो, ना याद हो तो अभी हम रिकॉल कराएंगे, जिसमें एक हमारा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग यही करते हैं कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, उसको फर्दर किसको रिपोर्ट करना है, इसके लिए भी पूरा एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ओवरऑल पहले वो 6 स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग में कि हम वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं। वर्क आइडेंटिफाई होने के बाद कि कितना काम है, फिर उस वर्क की ग्रुपिज्म करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के कई सारे काम होते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब आपने एक ग्रुप में काम डाला, उसके बाद आप ये कहते हो कि अच्छा ये काम आप करोगे, बट आप किसको रिपोर्ट करोगे उसके लिए भी हम एक फॉर्मल कह लो कि रिलेशनशिप या फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट था प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये रिलेशनशिप बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, फिर आप ये देखते हो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कंट्रोल करते हो, आप उस पर चेक रखते हो। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट क्या था, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ओवरऑल ये 6 स्टेप्स है किसके, ऑर्गेनाइजिंग के, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बना करके चलते हो कि आपको फर्दर किसको रिपोर्ट करना है, अपने वर्क को। क्लियर है? आओ नेक्स्ट पे। Next is question number 8. All the following principles are included in directing except harmony of objectives, unity of command, coordination and follow up. बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अभी तो देखा कि कोऑर्डिनेशन किस में आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा ऑर्गेनाइजिंग में, है ना। ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है ना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, एक दूसरे के काम को कोऑर्डिनेट करके चलना, ये किसका पार्ट आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, फॉलो अप आएगा, सब कुछ आएगा, बट कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। अगेन अगर आप लोग को डायरेक्टिंग का याद हो तो डायरेक्टिंग में भी 6 स्टेप्स थे। कौन कौन से स्टेप्स थे हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं। सबसे पहला था हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट डायरेक्ट सुपरविजन, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, नेक्स्ट यूज़ ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक एंड लास्ट फॉलो अप। क्योंकि डायरेक्टिंग में बेसिकली क्या होता है ना, हम किसी को सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में, किस वे में वर्क करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके 6 स्टेप्स थे। बेसिकली हम ये 6 स्टेप्स इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये ABCD के अलावा कोई और ऑप्शन भी दे दे, तो तुम लोगों को डायरेक्टिंग के वो 6 स्टेप्स याद होने चाहिए, तब तो इसका आंसर ईजिली तुम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स determining the objectives, setting standards of performance, identifying activities for the creation of departments, or directing the people towards accomplishment of common goals. इसमें देखो सिंपली पूछा है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोल कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस पे एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि हाँ आपका इसके पहले 90% आया था तो अभी एटलीस्ट 90% आना चाहिए, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस पे एक पहले का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है या जो पहले पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस सेट कर रहे हो, तो ये कंट्रोलिंग ही तो है। कंट्रोलिंग में यही चीज़ होती है ना कि हम कंट्रोल करते हैं कि जो चीज़ पहले अचीव की थी कम से कम उतना अभी कैसे अचीव करें। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, no news is good news relate to historical feedback control, predictive feed forward control, critical point control और control by exception। बट ऑब्वियस इसका है control by exception, क्योंकि control by exception में सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि अगर याद हो तो इसमें ये चीज़ थी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की, तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में यही चीज़ बोला था ना कि मैनेजर का ये पॉइंट होता है कि हर लेवल पे लोगों को सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना है, अटेंशन देना है जो एक्सेप्शनल है एंड सिग्निफिकेंट डेविएशंस है फ्रॉम प्लान्ड रिजल्ट। मतलब जो हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग से रिलेटेड जितना भी हमारा डेविएशन हो रहा है, उस प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्सेप्शन है, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है, ओवरऑल सारे पॉइंट्स को नहीं कंसिडर करना है। ठीक है? तो
नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सिंपली इसमें यही चीज़ बताया है कि इसमें हम लोग ये मान करके चलते हैं ना कि अगर हमारे पास कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, इसका मतलब सब कुछ फेवरेबल है, सब कुछ पॉजिटिव चला है। ऐसा होता नहीं है, बट इसका मतलब यही होता है कि इफ़ देयर इज़ नथिंग टू रिपोर्ट द प्रिजम्पशन इज़ दैट द सिस्टम इज़ फंक्शनिंग राइट। कि अगर हमारे पास कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है एट द एंड, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एकदम प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्योंकि सिंपली तुम लोग को याद रखना है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में हम लोग सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देते हैं जो कि एक्सेप्शनल है, या फिर कह लो कि जो हमारे गोल से या जो हमारे प्लान्ड रिजल्ट से डेविएट कर रही है। तो हम सारे के सारे पॉइंट्स को तो कंसिडर करते ही नहीं है। तो जब तुम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करोगे नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल भी नहीं होंगी। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट, authority is right to do something, ability to do something derived from many sources or not visible from organizational chart। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू डू समथिंग। अथॉरिटी मतलब तो यही होता है जहां आपको अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है कुछ करने का। व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज, ये भी क्वेश्चन इजी है, नीड हायरार्की थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और थ्योरी एक्स एंड वाई। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, क्योंकि व्यूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ही हम बोलते ही हैं, या कह लो व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का दूसरा नाम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज मिसिंग इन द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अच्छा, हायरार्की ऑफ नीड्स की बात क्या है, पहले तो हम लोग बात कर लें हायरार्की ऑफ नीड्स में है क्या क्या चीज़ें। पहली बात, ये थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लोज ने, याद होगा तुम लोगों को। और ये नाम हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। उसमें हमारे पास ओवरऑल 5 टाइप ऑफ नीड्स बताया था। कौन कौन सा नीड्स था बेटा? एक तो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, फिर था एस्टीम नीड्स, फिर था सोशल नीड्स, फिर था सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, एंड लास्ट था साइकोलॉजिकल नीड्स। यही ओवरऑल नीड्स थे ना। अब देखो इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या दिया है बेटा? डी, वेल्थ नीड्स। वेल्थ मतलब सिंपली हम बात करें पैसे की, और उससे रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला है इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। क्लियर है? उसमें ये 5 बोला है जिनको तुम लोग को बाय नेम याद रखना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, सोशल, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल। तो वेल्थ नीड इसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेल्थ नीड्स। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद हर्सबर्ग मॉडल। हर्सबर्ग मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, एस्टीम या हाइजीनिक। देखो यहाँ ऑड वन आउट की बात कर सकते हैं। पहला 3 तो तुम्हारा किससे रिलेटेड है? अब्राहम मैस्लोज नीड थ्योरी से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाइजीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंक्लूडेड इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अगर हम बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो याद रखना 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो ऑफ द जॉब होती है जब आपको जॉब पे नहीं रख करके ट्रेनिंग दी जाती है, और एक ऑन द जॉब होती है जहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिकल, सिंपली हम लोग की बात कर लो तो जो हम लोग का आर्टिकलशिप चलता है, आर्टिकलशिप में हम लोग क्या करते हैं कि काम करते करते सीखते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, या फिर कह लो कि ऑन द जॉब हम लोगों को काम सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें थी। एक तो लेक्चर्स एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस था, ग्रुप डिस्कशन था, केस स्टडीज थी, कॉन्फ्रेंस मेथड था, है ना। तो देखो इसमें हमारे पास केस स्टडी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, केस स्टडी। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कोचिंग की, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की या वेस्टिबल ट्रेनिंग की, तो ये सारा का सारा पार्ट किसका था? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। क्लियर? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। Under the Likert 4 management system, which one of the following adopts a paternalistic approach towards the subordinates? System 1, System 2, System 3 और System 4। बट ऑब्वियस इसका आंसर था System 2, बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक, क्योंकि बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक ही एक ऐसा प्रिंसिपल था जहाँ पे एटलीस्ट आप कुछ फ्रीडम देते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को, एंड वहाँ पे ना चीज़ें पैटर्न वाइज चलती हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक में जो भी अप्रोच होता है रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स वो एक पैटर्न में चलता है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रीडम हम अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन।
ऑथेंटिसिटी, इफेक्टिव, इजी कम्युनिकेशन और इंस्टेंट फीडबैक। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑथेंटिसिटी। क्योंकि अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर हम लोग ओरली बात करें तो उसका कहीं कोई प्रूफ तो होता नहीं है, तो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी, दैट इज़ कह लो कि उसके रिलायबिलिटी में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। मेरिट नहीं है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या? सिंपली कि रिलायबिलिटी में वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने ओरल जब कम्युनिकेट किया है, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, सिमुलेशन इज यूजफुल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, टू फाइंड सोल्यूशन टू द वेटिंग लाइन प्रॉब्लम, टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और टू मेक डिसीजन अंडर कॉम्पिटिशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। अगर सिमुलेशन याद हो तो बेसिकली एक टेक्निक्स थी डिसीजन मेकिंग की, जिसमें बेसिकली यही चीज़ बताया गया था कि यहाँ पे जो हमारे पास एक सिस्टम होता है ना, हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं अंडर सेवरल ऑल्टरनेटिव कंडीशंस। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। और ये बेसिकली किसका पार्ट था बेटा? डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स का। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, flow of communication among the same level of pupil is known as upward communication, downward communication, horizontal communication और formal communication। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? horizontal communication, क्योंकि horizontal communication कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना, इस लेवल का और इस लेवल के जो सेम लेवल वाले हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS? What is MIS? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ऑप्शन में बोला है टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और टू रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम। बट ऑब्वियस अगर हम लोग देखें तो पूछा है कि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या नहीं आएगा? टू रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है एंड रिक्रूट करना स्टाफिंग का प्रोसेस है, ना कि MIS का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक? डिविजन ऑफ लेवल, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स और हिरारिकल स्ट्रक्चर। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? हिरारिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम कोई हिरारिकी मेंटेन करके नहीं चलते हैं। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो इसमें ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि यहाँ पे आपको कोई हिरारिकी स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरारिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अंडर फ्योज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड विद स्पिरिट द कॉर्प्स? स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब वी नॉट आई। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड टीम वर्क, नेक्स्ट पर्सनल एबिलिटी और पर्सनल इंटरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, टीम वर्क। पहले हमने बता दिया स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब क्या होता है? वी नॉट आई, जहाँ हम अपनी पूरी टीम को लेकर के चलते हैं, अकेले काम करने की बात नहीं करते। या अगर कोई अचीवमेंट भी है तो हम कोशिश करते हैं कि उस अचीवमेंट के लिए हम उस अचीवमेंट का हम सबको पार्ट बनाएं। अकेले हम नहीं बोल सकते कि हमने अकेले में ये अचीवमेंट की है। ठीक है, तो स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब वी नॉट आई, दैट इज टीम वर्क। नेक्स्ट, इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ फंक्शन ऑफ, बट ऑब्वियस बी ऑर्गेनाइजिंग। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज? ए कमांडिंग, बी कंट्रोलिंग, सी अकाउंटिंग और डी ऑर्गेनाइजिंग। इसका आंसर होगा सी अकाउंटिंग, क्योंकि हमसे क्या पूछा है बेटा? मैनेजरियल एक्टिविटीज़, तो ये मैनेजर का काम तो है नहीं अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स रेफर टू ट्रायल एंड एरर टेक्निक, ग्रुप डिस्कशन मेकिंग टेक्निक, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए, ट्रायल एंड एरर टेक्निक, क्योंकि ह्यूरिस्टिक टेक्निक मतलब ही यही चीज़ बताया था कि ये एक तरह का ट्रायल एंड एरर टेक्निक है टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि जो भी हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ना एक ही तरीका होता है, ट्रायल एंड एरर। हम कोशिश करते हैं किसी मेथड से कि उसका बस हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, दैट इज ट्रायल एंड एरर टेक्निक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज परवेसिव,
प्लानिंग इज डिस्क्रीट फंक्शन और प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, प्लानिंग इज डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टूल, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिग्रेशन टेक्निक और प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन एंड रिग्रेशन टूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये तो बस फुल फॉर्म पूछा था। नेक्स्ट, साइबरनेटिक्स रिलेट्स टू फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ए, फीडबैक कंट्रोल, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, फीडबैक कंट्रोल मतलब क्या हो गया, या फिर कह लो साइबरनेटिक मतलब क्या हो गया कि कई बार जो आप मैसेजेस एक दूसरे को देते हो या जो आप फीडबैक देते हो ना, वो कई बार इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ट्रांसफ़र एनर्जी होता है, या कह लो केमिकल रिएक्शन में होता है, या किसी और तरीके से भी हो सकता है क्या, हमारा फीडबैक का एक्सचेंज। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, साइबरनेटिक। तो साइबरनेटिक तुम्हारा किसका पार्ट होगा, किस कंट्रोल का पार्ट होगा, फीडबैक कंट्रोल का। और फीडबैक मतलब क्या कि किसी भी तरीके से आप फीडबैक दे सकते हो, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वन वे प्रोसेस और सर्कुलर प्रोसेस, बट ऑब्वियस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो तो ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बार आपने उसको डायरेक्शन दे दिया और वो ख़त्म, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, या फिर कह लो कि वो सर्कुलर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो लगातार चलता जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस एक तरह से, ठीक है। आपको हर बार हर एक नए काम के लिए हर किसी को डायरेक्शन देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रूटीन डिसीजंस, डिसीजन रिलेटेड टू फिल अप द वेकेटेड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, डिसीजन रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट और डिसीजन रिलेटेड टू टेक ओवर अ सिक यूनिट। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, न्यू प्रोडक्शन प्लांट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन रूटीन डिसीजन, मतलब एक ऐसा डिसीजन जो आप कभी कभी लेते हो। अब जैसे हम कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्शन प्लांट, तो अब हर साल तो आप न्यू प्रोडक्शन प्लांट नहीं डाल सकते ना, आप न्यू प्रोडक्शन प्लांट अगर इंट्रोड्यूस भी करोगे तो कई साल में एक बार करोगे। बट बाकी ऑप्शन देखो, वेकेटेड पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट हर ही साल आपको फिल करनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट भी आप हर ही साल करते हो, सिक यूनिट से रिलेटेड डिसीजन भी आप हर साल ले सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें न्यू प्लांट प्रोडक्शन की, कि आप कोई नया प्लांट डालने की बात करो, तो ये एक रूटीन डिसीजंस तो नहीं हो सकता, ये एक नॉन रूटीन डिसीजन है जो कि कभी कभी अकर करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, दैट इज डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, क्लियर है। हमने पहले ही बता दिया था कि हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही ईजिली हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हम बार बार बता रहे हैं बेटा कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।